सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। और जब आप ठान लेते हैं कि किसी टॉपिक को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद करना है, तो वही टॉपिक आपकी ताकत बन जाता है। इसी सोच के साथ आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने जा रहे हैं जिसे छात्र अक्सर भारी और उलझा हुआ मानते हैं, लेकिन आज के बाद यही हिस्सा आपका सबसे मजबूत हथियार बनेगा। आज का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले हुए हैं और एलडीसी, सीईटी, एसएससी व लगभग सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सर, यही तो समस्या है। अनुच्छेद इतने ज्यादा हैं कि नंबर याद रखते रखते दिमाग ही अटक जाता है, ऊपर से परीक्षा का दबाव अलग। बिल्कुल सही कहा। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आज रटने का तरीका छोड़कर कहानी का सहारा लेंगे। जब अनुच्छेद किसी कहानी से जुड़ जाते हैं तो वे अपने आप याद रहने लगते हैं। लेकिन कहानी से पहले थोड़ा आधार समझ लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। सर, एक बात हमेशा कंफ्यूज करती है कि ये गैर न्यायोचित क्यों होते हैं। अच्छा सवाल है। गैर न्यायोचित का मतलब ये है कि अगर राज्य इन्हें लागू ना करे तो नागरिक अदालत में इन्हें जबरन लागू कराने नहीं जा सकते। ये राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देशक हैं, कानूनी बाध्यता नहीं। अब इसी आधार पर हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पहला भाग है नींव। इसे याद रखने के लिए हमारा ट्रिक वर्ड है रौनक। र से अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, न से अनुच्छेद 37 जो बताता है कि ये न्यायालय में लागू नहीं होते, और क से अनुच्छेद 38 जिसका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। यानी नींव में ही राज्य, गैर न्यायोचितता और कल्याण तीनों बातें साफ हो जाती हैं। वाह सर, एक शब्द में 3 अनुच्छेद। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एक कामगार की यात्रा। सबसे पहले अनुच्छेद 40 आता है, जहां गांव में पंचायतों का गठन होता है। पंचायत बनी तो अनुच्छेद 41 के तहत लोगों को काम का अधिकार मिला। काम मिला तो अनुच्छेद 42 ने काम करने की मानवीय परिस्थितियों की बात की। और जब ये सब सुनिश्चित हुआ तो अनुच्छेद 43 में कामगारों ने सम्मानजनक जीवन निर्वाह मजदूरी की मांग की। पंचायत से मजदूरी तक की ये पूरी यात्रा एक क्रम में याद रहती है। अब समझ आया ये अनुच्छेद लाइन से क्यों आते हैं। तीसरा भाग है न्यायपूर्ण और स्वस्थ समाज। यहाँ 3 बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसे 4-4 की समानता से आसानी से याद रखा जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। और फिर अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जन स्वास्थ्य और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। ये तीनों मिलकर एक संतुलित समाज की तस्वीर बनाते हैं। सर, ये तो एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अब आखिरी और सबसे प्रभावशाली भाग, राष्ट्र और विश्व। इसके लिए कोड है APNA। ए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, पी अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण जो बाद में जोड़ा गया, ई अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, एन अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, और आखिरी ए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। मतलब पूरी DPSP एक कहानी बन गई। हाँ, और गहराई से समझने के लिए इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक विचारधाराओं में भी बांटा जा सकता है। कुछ अनुच्छेद समानता और न्याय पर जोर देते हैं, कुछ ग्राम स्वराज और नैतिक मूल्यों पर, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर। यही वजह है कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ परीक्षा का टॉपिक नहीं बल्कि संविधान की आत्मा है। अब तो ये टॉपिक भूलना मुश्किल है। यही उद्देश्य था। कहानी, तर्क और समझ तीनों मिल जाएं तो सफलता सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर परीक्षा में आपका साथ देती है।